नमस्कार। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए एग्जाम्पल 8 है, यदि किसी क्षण एक प्रक्षेपी का वेग u है और इसकी गति की दिशा क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाए तो सिद्ध करो कि वह u अपॉन g कोसेक अल्फा समय के पश्चात पहली दिशा के साथ समकोण बनाता हुआ चल रहा होगा। ठीक है भाई, देखें आपको दिया है सबसे पहले कि किसी क्षण एक प्रक्षेप का जो वेग है u है। किसी भी क्षण एक प्रक्षेपी का वेग u है। तो सपोज एक प्रक्षेपी है जो किस प्रकार से गति कर रहा है और मान लिया कि यहाँ पर किसी समय पर इस बिंदु P पर इसका जो वेग है ये u है। तो ये लीजिएगा, मान लिया कि यहाँ इसका जो वेग है u है और ये जो वेग u है ये भी आपको दिया गया है कि क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है। तो सिद्ध करो कि वे u अपॉन g कोसेक अल्फा समय के पश्चात पहली दिशा के साथ समकोण बनाता हुआ चल रहा होगा। अब इस पहली दिशा से समकोण बनाता हुआ चल रहा है, तब देखिएगा मान लीजिए सपोज ये यहाँ इस बिंदु पर है जिस पर इसका वेग v है और यहाँ जब चल रहा है तो ये पहली दिशा से कितना कोण बना रहा है? समकोण। ठीक है, अब ये जो वेग v है यहाँ पर मैं एक क्षैतिज रेखा बना देता हूँ। तो मान लिया कि जो वेग v है क्षैतिज के साथ में कोण बनाता है कितना? बीटा। तो अब देखिएगा सबसे पहले तो एक बार मैं लिख देता हूं, माना कि किसी समय कण का वेग u है जो क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है। क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है। क्षैतिज से कितना कोण बनाता है भाई? अल्फा। और इस समय के पश्चात बिंदु Q पर है जहां वेग v है जो जिसकी दिशा क्षैतिज से बीटा कोण बनाती है तथा t समय पश्चात प्रक्षेपी बिंदु Q पर है, बिंदु Q पर है जहां इसका वेग v, जहां इसका वेग v क्षैतिज से बीटा कोण बनाता है। क्षैतिज से बीटा कोण बनाता है। ठीक है, क्षैतिज से कोण बना रहा है बीटा। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, देखिएगा कि प्रक्षेप का जो क्षैतिज वेग होता है, क्षैतिज वेग का घटक हमेशा अचर होता है। अब क्षैतिज वेग का घटक अचर होने का मतलब क्या हुआ? देखिएगा बिंदु Q पर हम क्षैतिज वेग देखें तो क्या होगा? क्षैतिज वेग का घटक क्या होगा बिंदु Q पर? भाई वेग v है, क्षैतिज से कोण बना रहा है बीटा, तो इसका जो घटक है ये आपके पास में हो जाएगा v cos बीटा। तो वेग का जो घटक है यहाँ हो जाएगा v cos बीटा इक्वल टू बिंदु P पर अगर हम देखें तो यहाँ जो वेग का घटक है क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है, इसलिए जो वेग का घटक है ये हो जाएगा u cos अल्फा। तो यहाँ जो वेग का घटक है ये आपके पास में हो गया u cos अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखिएगा ऊर्ध्वाधर घटक देखें हम तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए सूत्र v इक्वल टू u माइनस gt का प्रयोग करने पर, v इक्वल टू u माइनस gt का प्रयोग करने पर, अब देखिए भाई इस फॉर्मूले का यूज करिए आप लोग। तो v का मतलब इसमें अंतिम वेग से होता है। अब चूंकि हम चाप pq की बात कर रहे हैं तो चाप pq में अंतिम वेग जो होगा बिंदु Q पर हो जाएगा। तो बिंदु Q पर जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है ये आपके पास हो जाएगा v sin बीटा इक्वल टू u, यहाँ पर प्रारंभिक वेग होता है, यहाँ प्रारंभिक वेग का मतलब बिंदु P पर होगा और बिंदु P पर जो वेग है उसका ऊर्ध्वाधर घटक आपके पास हो जाएगा u sin अल्फा माइनस gt, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हमें यहाँ पर क्या करना है? समय u अपॉन जी कोसेक अल्फा होगा ना, u अपॉन जी कोसेक अल्फा समय के
पश्चात पहली दिशा से समकोण बनाता है, यानी ये पीछे की ओर तक पहुंचने का जो समय है t, ये हमें ज्ञात करना है। अब ये हमें ज्ञात करना है तो डिवाइड कर लीजिएगा दोनों को, 1/2 से, 1/2 से। अब हम लोग समीकरण 2 में भाग दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 का, तो भाग देंगे तो देखिए क्या बनेगा, b से b हो जाएगा कैंसिल और साइन बटा कोस हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt, u sin अल्फा माइनस gt अपॉन u cos अल्फा। ठीक है, अब इसमें बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा और बीटा का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या बनता है। ये इक्वेशन नंबर 3। अब बीटा को ले देखना भाई, यहां पर देखो मैं इस बिंदु Q से गुजरने वाली और ये जो बिंदु U वाली वेग U की जो ये रेखा है, वेग U वाली रेखा के समांतर और इस बिंदु Q से गुजरने वाली एक रेखा मैंने खींच दी है। अब देखो U की जो वेग U की जो दिशा थी क्षैतिज से कितना कोण बना रही थी, अल्फा, तो ये क्षैतिज से इसका जो कोण है ये कितना हो गया, अल्फा। अब देखिएगा भाई ये जो पूरा कोण था ये आपके पास में बीटा था, ये वाला आ गया अल्फा, तो ये जो वेग की दोनों दिशाएं हैं इन दोनों दिशाओं के बीच का जो कोण है ये कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। तो दो वेग की जो दोनों दिशाएं हैं इनका कोण आपको दे दिया गया है, दोनों के बीच का कोण बीटा माइनस अल्फा, और ये बीटा माइनस अल्फा आपको दिया गया है कितना है, 90 डिग्री का। तो यहां से बीटा इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, और इस बीटा का मान समीकरण 3 में पुट कर दीजिएगा। तो बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए tan बीटा, तो हो जाएगा tan बीटा का वैल्यू आपके पास में यहाँ 90 प्लस अल्फा इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt, u sin अल्फा माइनस gt अपॉन u cos अल्फा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए और देखते हैं क्या बनता है। तो देखो tan 90 प्लस अल्फा हम जानते हैं माइनस कोट अल्फा होता है, तो इसको लिख दीजिए माइनस कोट अल्फा इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जीटी अपॉन यू कॉस अल्फा। साइन को उसमें चेंज कर लीजिए इसको, तो कोट अल्फा है इसको आप लिख दोगे माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, cos अल्फा बटा sin अल्फा इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt अपॉन u cos अल्फा। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और t का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हम जैसे करेंगे तो देखो माइनस u cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू u sin स्क्वायर अल्फा माइनस gt sin अल्फा। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे यहां से, t को एक तरफ कर लेंगे बाकी को एक तरफ कर देंगे। ऐसा जब करेंगे तो gt sin अल्फा इक्वल टू u कॉमन आ जाएगा तो बचा यहां से sin स्क्वायर अल्फा, और इधर से आपके पास में जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, देन gt sin अल्फा इक्वल टू u sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1, देन t इक्वल टू g sin अल्फा को यहां से हटा दीजिएगा तो u अपॉन g और बटा sin अल्फा है, 1 बटा sin अल्फा जो है ये आपके पास हो जाएगा cosec अल्फा। तो ये आ गया आपके पास में समय t इक्वल टू कितना आ गया u अपॉन g cosec अल्फा। तो u अपॉन g cosec अल्फा समय के यदि कुछ कण एक भी बिंदु से एक भी ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार फेंके जाते हैं कि वे समान परवलय बनाते हैं, तो सिद्ध करो कि उनके पथों के शेष एक परवलय पर स्थित होता है। देखिए कुछ कण दिए गए आपको, अब वो कुछ कण जो है एक से ज्यादा है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा है, और उनको जब आप लोग फेंकते हैं तो परवलय समान बनाते हैं।
अब चूंकि परवलय अगर समान बनेगी तो समान परवलय के लिए नाभिलंब भी समान ही होगा। तो सबसे पहले मैं नाभिलंब लिख रहा हूं परवलय का। तो यहाँ जो नाभिलंब है वो देखिए क्या होगा। नाभिलंब के लिए एक तो मान लिया कि इनका जो प्रक्षेप वेग है u है, माना प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा है, तथा प्रक्षेप कोण अल्फा है। तो जब भी प्रक्षेप वेग u और प्रक्षेप कोण अल्फा हो तो नाभिलंब अब देखिए नाभिलंब हम लोग जानते हैं कि जो नाभिलंब होता है ये आपके पास में होता है u स्क्वायर 2u² cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g, जो कि क्या होता है अचर राशि होता है। अचर क्यों होता है देख सकते हैं आप लोग, दो इसमें कांस्टेंट राशि है। u cos अल्फा आप जानते हैं अचर होता है क्षैतिज वेग का जो घटक है, और g ये भी आपके पास में अचर राशि है। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं u cos अल्फा इक्वल टू l यहां पर अचर राशि है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया है। u cos अल्फा क्षैतिज वेग का घटक है ना, और क्षैतिज वेग का घटक हमेशा अचर होता है। यहाँ पर जो है इसको अपन ने क्या मान लिया है l, तो u cos अल्फा इक्वल टू आपने क्या ले लिया भाई l, ठीक है। अब अपने को इसमें ज्ञात क्या करना है देखिएगा, सिद्ध करो कि उनके पथों के शीर्ष एक परवलय पर स्थित होंगे। तो जो पथ है प्रक्षेप का उसका शीर्ष हमें सिद्ध करना है कि एक परवलय पर स्थित होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक शीर्ष ले लेते हैं। तो माना प्रक्षेप पथ का जो शीर्ष है वो HK है, माना प्रक्षेप पथ का शीर्ष HK है। अब देखिएगा जब हमने सिद्ध किया था कि प्रक्षेप पथ एक परवलय होता है, वही हमने नाभिलंब भी ज्ञात किया था और वहां हमने शीर्ष के कोऑर्डिनेट भी ज्ञात किए थे। तो वहां से हम लोग शीर्ष के कोऑर्डिनेट देख सकते हैं। तो वहां से अगर आप शीर्ष के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो h इक्वल टू आपके पास में होता है u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन g, और k इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ठीक है। ये h और k का कोऑर्डिनेट होता है, शीर्ष आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञात किया था अपन u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। और अब इसको देखिएगा, अब इसमें h में देखिएगा h इक्वल टू भाई u कोस अल्फा को अपन l लिख सकते हैं। तो u स्क्वायर को u इंटू u लिखा, एक u को तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर बचा u कोस अल्फा उसको आपने l लिखा, और ये साइन अल्फा अपॉन g, और क्या आपके पास में ये एज इट इज है फिलहाल। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से बिंदु पथ ज्ञात करना है HK का। अब HK का बिंदु पथ ज्ञात करना और सिद्ध करना है कि वो परवलय होगा ना। तो HK का बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, u और अल्फा का विलोपन करेंगे। u और अल्फा का विलोपन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें दिया गया ही नहीं है u और अल्फा प्रक्षेप वेग और प्रक्षेप कोण की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करी है, इसलिए हम u और अल्फा का विलोपन करेंगे। तो u और अल्फा का विलोपन करने के लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि k इक्वल टू आपके पास में है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो इसमें u साइन अल्फा का वैल्यू अपन यहाँ से पुट करा लेंगे। तो देखो u ये तो 1 अपॉन 2g को तो हमने लिख दिया है। अब u साइन अल्फा का होल स्क्वायर है, तो u साइन अल्फा का मान यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो u साइन अल्फा है ये किसके बराबर हो जाएगा, g h और अपॉन l। तो ये u साइन अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए जी एच अपॉन एल और इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो k इक्वल टू देखिए क्या आएगा 1 अपॉन 2g। अब इसमें देखो g से g कैंसिल हो जाएगा, ये g स्क्वायर h स्क्वायर है, तो ये g से g जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचे आपके पास में g h स्क्वायर और बटा l स्क्वायर, ठीक है। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से h स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2l स्क्वायर अपॉन g k। तो इसलिए बिंदु HK का बिंदु पथ
इसलिए बिंदु एच के का बिंदुपथ, बिंदु एच के का बिंदुपथ। अब देखो भाई, बिंदु एच के का जो बिंदुपथ है हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? बिंदुपथ के लिए आप लोग जानते हैं, एच के स्थान पर x कर देंगे, k के स्थान पर y कर देंगे। बिंदुपथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2l स्क्वायर अपॉन जी वाई, 2l स्क्वायर जी अपॉन वाई। ये आपके पास में आ गया शेष का बिंदुपथ, जो कि क्या है? एक परवलय है, जो कि एक परवलय है, जो कि एक परवलय है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। यदि किसी प्रक्षेप के वेग उसके पथ की नाभि जीवा के सिरों पर v1 तथा v2 हो, और यदि पथ के शीर्ष पर वेग u यानी उसका क्षैतिज वेग u है, तो सिद्ध करो कि 1/v1 स्क्वायर प्लस 1/v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/u स्क्वायर होगा। ठीक है भाई। देखिए, यदि किसी प्रक्षेप के वेग, तो एक कोई प्रक्षेप है, सपोज ये उसका पथ है, इसकी नाभि जीवा के सिरों पर v1 तथा v2 का, तो इसके एक नाभि जीवा हम लोग बना लेते हैं। ये हमने इसके एक नाभि जीवा बना ली, और इस नाभि जीवा के सिरों पर जो वेग है ये आपको दे दिए गए हैं v1 और v2। तो सपोज ये नाभि जीवा थी pq, तो बिंदु P पर जो वेग है ये v1 है, और दूसरा जो बिंदु Q है इसके ऊपर आपको वेग है ये v2 दे दिया गया है। ठीक है, तो ये लीजिएगा, ये बिंदु P पर जो वेग था ये तो v1 हो गया, और ये बिंदु Q पर जो वेग है ये आपके पास में कितना है? v2 है। तो ये दोनों वेग आपको दे दिए गए हैं, v1 और v2 है। तो अपने को सिद्ध करना है कि 1/v1 स्क्वायर प्लस 1/v2 स्क्वायर प्लस 1/u स्क्वायर। अब सबसे पहली बात तो देखिएगा, एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं ज्यामिति से कि किसी भी परवलय की नाभि जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। तो देखिए, ये आप जानते हैं कि जो प्रक्षेप पथ है एक परवलय होता है, और इस परवलय की ये नाभि जीवा है PQ। इसका मतलब PQ के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं होंगी लंबवत होंगी। अब ये जो वेग की दिशा होती है, वेग हमेशा कौन सी दिशा में होता है? स्पर्श रेखा की दिशा में। इसका मतलब ये जो v1 और v2 की जो दिशाएं हैं वो PQ पर क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। अब ये P और Q पर स्पर्श रेखाएं अगर हैं तो ये दोनों लंबवत होंगे। लंबवत का मतलब ये दोनों के बीच का कोण जो है ये आपके पास में जाएगा 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री है तो देखो इससे क्या होगा, मान लिया कि जो बिंदु P है इस पर ये जो वेग v1 है ये क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है, तो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। अब क्षैतिज अगर हम बना लें यहाँ पर, ये लीजिएगा, सपोज ये अपनी एक क्षैतिज रेखा है, ये लीजिएगा ये क्षैतिज रेखा है। अब ये क्षैतिज से कोण बना रहा है कितना? थीटा। अब v1 अगर क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है तो बताओ ये v2 का ये जो क्षैतिज के साथ में ये जो कोण होगा कितना आ जाएगा? भाई आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 थीटा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा आपको मिल गया, और अब हम इसको हल करते हैं, देखिए क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो माना कि जो वेग v1 की दिशा है ये क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है। इसलिए वेग v2 की दिशा, इसलिए वेग v2 की दिशा क्षैतिज से 90 माइनस थीटा कोण बनाती है, क्षैतिज से 90 माइनस थीटा कोण बनाती है। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि प्रक्षेप पथ में जो क्षैतिज घटक होता है वेग का हमेशा अचर होता है। अब क्षैतिज घटक अगर अचर होता है तो यहाँ पर देखिए बिंदु P पर जो वेग का क्षैतिज घटक है ये क्या हो जाएगा? भाई बिंदु P पर वेग है v1, तो इसका जो क्षैतिज घटक है ये हो जाएगा v1 cos थीटा, और जो क्षैतिज घटक है वो आपको दिया गया है कि जो क्षैतिज घटक है देखिए यहाँ पर कितना है? u है। इसका मतलब ये v1 cos थीटा बराबर है u के इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि बिंदु Q, यहाँ पर जो वेग v2 है ये जिस भी बिंदु पर है Q पर था ये, ठीक है,
तो इसका जो क्षैतिज से कोण बना रहा है कितना 90 माइनस थीटा। इसका जो क्षैतिज घटक है ये आपके पास में आ जाएगा v2 cos 90 माइनस थीटा और इक्वल टू u ही रहेगा क्योंकि क्षैतिज घटक हमेशा अचर रहता है। तो ये आपको दिया गया था कि u है, तो v2 cos 90 माइनस थीटा आप लोग जानते हुए क्या होता है sin थीटा और इक्वल टू u इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपको सिद्ध करना है कि 1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन u स्क्वायर होगा। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इसमें cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। cos थीटा का जो मान है हो जाएगा u अपॉन v1, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर बटा v1 स्क्वायर प्लस sin थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ से, तो आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों पक्षों में u स्क्वायर का भाग दे दीजिए। हम जैसे ही दोनों पक्षों में u स्क्वायर का भाग देंगे तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ बचा 1 अपॉन v1 स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन u स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में आ गया जो आपको सिद्ध करना था। 1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन u स्क्वायर।